हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर 4 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। सो इसमें हम देखेंगे कि यूएसएसआर के अलावे और भी कौन कौन से सेंटर ऑफ पावर थे और ये जो सेंटर ऑफ पावर थे वो कितना स्ट्रॉन्ग थे, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग थे कि यूएसएसआर को चैलेंज कर सकें, या ये मेयरली एक इकोनॉमिक सेंटर ऑफ पावर थे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। सो ये सब चीज़ हम एनालाइज करेंगे अभी इस चैप्टर में। बट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज मार्शल प्लान? मार्शल प्लान क्या है? After 1945, America extended massive financial aid for reviving European economy under Marshall Plan. Under this plan, the Organization for European Economic Cooperation was established in 1948 to channel aid to West European states. देखो क्या है मार्शल प्लान था क्या? मार्शल प्लान बेसिकली एक प्लान था। आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था और इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे करीब करीब इकोनॉमिकली शैटर्ड हो गए थे, इकोनॉमिकली बहुत बुरा कंडीशन था उनका। तो उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए स्पेशली ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे कंट्री जो थे एक तरह से इनके इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो उस सिचुएशन से बाहर निकालना था और उसके लिए यूएसए ने इनको फाइनेंशियल हेल्प दिया था। और जो प्लान के तहत इस यूरोपियन कंट्रीज़ को इस इकोनॉमिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए जो फाइनेंशियल एड दिया गया था, उस प्लान को हम मार्शल प्लान बोलते हैं। सो क्या लिखा हुआ? अंडर दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन कंट्री। तो अब ये तो डिसाइड कर लिया गया था कि हाँ हमें यूएसए को देना है पैसा, लेकिन वो कैसे देंगे? तो उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मनी को या यूएस डॉलर को ट्रांसफ़र किया जाएगा इन सारे कंट्री में, जहाँ पे कि उसके मदद से ये कंट्री का इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है मेंशन 3 अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। कौन कौन से थे? एक तो एशियान था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ना हमें। यूरोपियन यूनियन दूसरा था और तीसरा चाइना था, जो कि 1945 के बाद ये सारे सेंटर ऑफ पावर इमर्ज होकर आते हैं। तो देखेंगे कौन सा पावरफुल है, कितना है। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन मैंने बताया था आपको कि जो मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप के कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी गई थी। तो बाद में हम देखते हैं कि 1990s में यूरोपियन यूनियन बनाया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन बनने के पहले उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस थे जिसको पास करते हुए फाइनली यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश। तो सबसे पहले मार्शल प्लान था, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ यूरोप सेटअप किया गया था 1949 में। 48 में जो था OEEC, जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया था कि अपने ये यूएस डॉलर को चैनलाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था OEEC। उसके बाद हम 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप मतलब एक पॉलिटिकल कोऑपरेशन लाने की बात करी गई थी, जिसमें कि जो कंट्री आपस में बातचीत कर सकते हैं और फाइनली दे कैन कम टू सम कंक्लूजन। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेजेस था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू द यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो कैपिटलिस्ट मतलब क्या बोलते हैं? अगर मान लो कि हम यूरोप के बारे में देखते हैं तो यूरोप में जितने भी सारे कंट्री वेस्टर्न पार्ट में थे, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट में थे, ये जो थे आपके कैपिटलिस्ट कंट्री थे जो अमेरिका को फॉलो करते थे। और इधर जो था सारे कंट्री जो थे ईस्ट यूरोपियन में, यहाँ पे जो था सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट था।
और ये रशिया के साथ थे। तो इन सब कंट्री में क्या होता है, ये सारे कंट्री मिलके एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं, और यहाँ पे उन्होंने ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करने की कोशिश करी, किस तरह से हम सारे कंट्री को इकोनॉमिकली जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस एक्वायर्ड ए पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। बाद में हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन बनाया जाता है, ये अगला स्टेप है। ये सारे पॉइंट मेंशन करना आपको वेन एवर क्वेश्चन आज पूछा जाता है कि क्या क्या स्टेज थे डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन 1992 में बनता है, जिसमें कि विद द डिसइंटीग्रेट, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है 1991 में, कब होता है 1991 में, तो उस समय वेस्ट यूरोपियन कंट्री जो थे वो आपस में मिल जाते हैं, दे फॉर्म ए यूनियन एंड दैट यूनियन इज कॉल्ड एसोसिएशन एंड दैट एसोसिएशन केम टू बी नोन एज यूरोपियन यूनियन 1992 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो बन गया उसका क्या उससे क्या इफेक्ट पड़ा। द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन लेड टू अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी, कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस एंड होम अफेयर एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी दैट इज यूरो। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा कि उन्होंने अपना कॉमन, जो भी कंट्री थे यूरोपियन यूनियन में, वेस्ट यूरोपियन कंट्री, उन्होंने कॉमन करेंसी, फॉरेन एंड सिक्योरिटी, आई मीन कॉमन इशू डेवलप किए फॉरेन और सिक्योरिटी में। दूसरा जो है, उन्होंने जस्टिस के लिए कोऑपरेट करने की कोशिश करी एंड ऑल्सो होम अफेयर्स, एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू क्रिएट ए सिंगल करेंसी अमंग all the members who were the part of European Union, and that led to accepting euro as a single currency for the European Union community। ठीक है, what is the importance of European Union flag। आपको पता है यूरोपियन फ्लैग है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें 12 स्टेट्स हैं, देयर आर 12 स्टेट्स इन यूरोपियन यूनियन। सो ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। सो और यूरोपियन यूनियन फ्लैग एज द मेंबर ऑफ 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन। तो 12 मेंबर मतलब परफेक्शन का एक सिंबल होता है, कंप्लीटनेस की, ये कंप्लीट है पूरा, और यूनिटी। तो ये क्या शो करता है, उसका जो 12 स्टेट्स, 12 उसके फ्लैग में 12 जो स्टेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स स्टैंड फॉर सोलिडारिटी। सोलिडारिटी में होता है कि एक दूसरे में एक तरह से यूनिटी एंड हार्मनी, और एक दूसरे कंट्री के साथ पीसफुली रहना बिटवीन द पीपल ऑफ द यूरोप। सो ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। कभी कभी पूछ देते हैं फ्लैग देके कि उस फ्लैग का क्या इंपॉर्टेंस है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसमें 12 स्टेट्स हैं। 12 स्टेट जो है ट्रेडिशनली हम इसका ये सिम्बलाइज करता है परफेक्शन को, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी को, एंड फाइनली जो उसमें गोल्ड स्टार्स हैं वो स्टैंड करते हैं सॉलिडारिटी एंड हार्मनी के ऊपर। ठीक है, व्हाट स्टेप्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू ट्रांसफॉर्म यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इकोनॉमिक यूनियन फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल यूनियन। तो आपको पता है कि मैंने बताया था शुरू में कि यूरोपियन यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव था जो वेस्ट यूरोपियन कंट्री जो आपस में इकोनॉमिकली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पे कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। लेकिन धीरे धीरे मेंबर जो थे उन्होंने इसको इकोनॉमिक से पॉलिटिकल यूनियन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। द यूरोपियन हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट्स। देखो अब पहले ये जो था इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन अब नेशन स्टेट मतलब सब कंट्री मिलके एक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। स्टेट मतलब यहाँ कंट्री। ठीक है, सो देयर हैज ऑल्सो बीन अटेम्प्ट टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूरोपियन यूनियन बट द प्लान फेल्ड। देखो स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश करी, लेकिन ये प्रपोजल फेल हो गया। यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फ्लैग। देखो उनका अपना फ्लैग है, एक कंट्री का फ्लैग होता है उसी तरह यूरोपियन का फ्लैग है, उसका अपना एंथम है जिस तरह की बाकी कंट्रीज का एंथम हो, जैसे इंडिया का जनगण मन है, और एक डेट है जिस दिन वो फाउंडिंग डेट भी है उसका, एंड ऑल्सो ओन करेंसी। सो ऑल दी सो इफ़ एनी, हर आमतौर पे हर कंट्री में ये कोई एक कंट्री है तो उसमें फ्लैग होता है, एंथम होता है, फाउंडिंग डेट होता है और करेंसी होता है। तो ये सब क्राइटेरिया पूरा करता है, और ये सारे क्राइटेरिया को पूरा किया गया ये सोच के कि यूरोपियन यूनियन को एक पॉलिटिकल यूनियन बनाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म्स ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर कंट्री। तो मान लो कि कोई एक कंट्री किसी से कोई डील करता है, तो ये कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि
द एंटायर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन उस पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्री होते हैं। सो कॉमन फॉरेन पॉलिसी भी है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी है इनका, ठीक है। सो ये चारों पॉइंट जो है ये शो करता है कि यूरोपियन यूनियन इज बीइंग ट्रांसफर टू पॉलिटिकल वन। सो व्हाट मेक्स यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनफैक्ट आता है हमेशा पेपर में। इट कैन कम फॉर 6 मार्क्स, जैसे कि 2+2+2, यानी कि यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है जैसे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है तो ये 2 नंबर का होता है, ये 2, और ये नेक्स्ट पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ये भी 2 नंबर का हो सकता है, और ये 2, तो यानी कि आप तीनों पॉइंट में अगर 3-3 पॉइंट लिख देते तो यू आर श्योर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 मार्क्स। सो देखो क्या है, पहला कि किस तरह से ये इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में। यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद द GDP ऑफ मोर देन 812 ट्रिलियन इन 2005। तो ये एक वर्ल्ड का बिगेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का, और वो जो है 812 ट्रिलियन है, जो कि बाकी कंट्री से ज़्यादा है सबसे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस है। दूसरा है कि इट्स करेंसी यूरो जो है, आपको बताया था मैंने कि इन्होंने अपना करेंसी बनाया जिसका नाम है यूरो, और यूरो जो है एक तरह से US डॉलर का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड में उसको भी चैलेंज कर सकता है। और इस तरह से हो तो इवन दिस पॉइंट ऑल्सो इंडिकेट दैट हाउ इकोनॉमिकली European Union is powerful. So it shares world trade as 3 times larger than the USA. तो इसका जो ट्रेड है ना वो US से 3 टाइम ज़्यादा है वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट है जो कि एम्फेसाइज कर रहा है कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज द एशिया एंड अफ्रीका। और बाकी जो इसके नेबर हैं यूरोपियन यूनियन के, एशिया और अफ्रीका में, इन सब कंट्री से यूरोपियन यूनियन को ज़्यादा एज मिलता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, तो बिकॉज ऑफ ये कारण। और नेक्स्ट है इट ऑल्सो फंक्शन एज ए इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है बहुत सारे कंट्री मिल के बने हुए हैं, तो इन लोग कोई भी अपने बातों को यूनाइटेडली रखते हैं, और इस तरह से दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेनी सच ब्लॉक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में उसको, ठीक है। सो ये कुछ इन्फ्लुएंस है, वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, हमने सिर्फ पैसा वाला रिलेटेड इन्फ्लुएंस की बात करी है। लेकिन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस क्या क्या है। द 2 मेंबर, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों इवन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, तो ये भी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में इनका, कि अगर मान लो इनमें से कोई भी ब्रिटेन या फ्रांस मना करता है कोई भी इशू पे, तो दैट इशू विल नॉट बी टेकन अप फॉर डिस्कशन। दूसरा है कि यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर, तो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्री है, उसके अंदर 12 कंट्रीज है, तो अब उसका मेंबर एक्सपैंड हो चुका है, लेकिन उस समय 12 था। और ये सारे जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर, आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है और प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, टोटल 15 मेंबर है, तो इसमें भी उन लोग चुने जाते हैं कभी कभी, तो इवन दैट ऑल्सो शो दैट दे आर पावरफुल। इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन हैज बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना, ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूरोपियन यूनियन का डायलॉग है दूसरे कंट्री के साथ, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेगोशिएशन है, ये सब चीज़ बहुत इफेक्टिव है। और ये यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ है डायलॉग जो है, दैट इज ऑल्सो सीन एज ए फ्रूटफुल। ह्यूमन राइट के ऊपर भी दे टेक एक्शन, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे भी यूरोपियन यूनियन इन सारे वर्ल्ड इशूज़ पे अपना ओपिनियन देता है, एंड दैट ओपिनियन ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या है, देखो, तो ये ऊपर वाला पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। देखो, द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर USA, तो ये भी एक पावर है उनका कि सेकंड लार्जेस्ट है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड ओनली टू USA, USA जितना खर्चा है उसके बाद सेकंड जो है यूरोपियन यूनियन कंट्री के मेंबर करते हैं, तो दैट ऑल्सो सो दैट हाउ पावरफुल दे आर। 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर फ्रांस और ब्रिटेन जो है एक तरह से न्यूक्लियर पावर है, उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस हैं इन लोग, और इससे उनका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर
गुड एट स्पेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। ठीक है, वह अब तो ये हो गया आपका एशियन के बारे में। अब हम देखते, सॉरी, यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने पढ़ लिया कि यूरोपियन यूनियन कब बना था, क्या क्या उसके बैकग्राउंड थे बनने में, स्टेजेस क्या क्या थे, और हाउ यूरोपियन यूनियन इज़ पावरफुल। नेक्स्ट है व्हाट, अब एशियान के बारे में। दूसरा जो हमारा सेंटर ऑफ पावर है एशियान है। ठीक है, एशियान में क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एशियान सिंबल एंड फ्लैग। ठीक है, एशियन सिंबल ऑफ फ्लैग का क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इन द एशियन लोगो द स्टार्स ऑफ पैडी रिप्रेजेंट द 10 साउथ एशियन कंट्री। तो उस तरह से वो एक ये बना हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैप हम बुक में जब देखते हैं तो वहाँ पे कुछ 10 पैडी के स्टार्स बने हुए हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो 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 आई मीन 10 कंट्रीज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी, एंड द सर्कल सिम्बलाइज द यूनिटी ऑफ द एशिया। और ये सर्कल जो है वो क्या सिम्बलाइज करता है, यूनिटी सिम्बलाइज करता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं इसके ऊपर भी। व्हेन वाज एशियन स्टैब्लिश एंड नेम इट्स 5 फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, तो एशियन कब स्टैब्लिश किया होता है, 1967 में। 5 फाउंडिंग मेंबर जो थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाद में, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया था कि एशियन बनाया जाएगा, एंड फाइनली इट वाज स्टैब्लिश इन 1967। उसके बाद बाकी कुछ 5 कंट्री और इसके मेंबर बन जाते हैं। बर्नोई हो गया, दारुसलाम हो गया, वियतनाम हो गया, उसके बाद म्यांमार, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 और कंट्री हैं जो कि फाइनली इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के 10 कर देते हैं। व्हाट लेड टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन। एशियन क्यों बनाया गया था, क्या मकसद है एशियन बनाने का। एशियन मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये है फुल फॉर्म। तो क्यों बनाया गया था, सो बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार दीज रीजन्स ऑफ एशिया सफर्ड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली थ्रू रिपीटेड कॉलोनियलिज्म। आपको पता है कि इन एरिया में जब सेकेंड वर्ल्ड है उससे पहले हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ अदर कंट्रीज़। जैसे कि यहाँ पे फ्रांस का रूल था पहले इन सारे एरियाज में, उसके बाद जापान का रूल हो जाता है, और फिर यूएसए के साथ लड़ाई होता है, वियतनाम और इन सब कंट्री से। तो इसकी वजह से भी इन लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे politically and economically. So at the end of the war it faced the problem of nation building. उसके बाद जब वार ख़त्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार, तो अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना था, और ये सब चीज़ था, गरीबी से दूर निकालना था, जो बैकवर्डनेस उससे बाहर निकालना था। एंड उसके बाद दूसरा प्रेशर था कि किसी न किसी एक पावर ब्लॉक में ज्वाइन हो जाना चाहे, तो यूएसए या यूएसआर के पावर ब्लॉक में। तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर से पावर ब्लॉक के बारे में, यूएसआर के बारे में है फर्स्ट सेकंड चैप्टर, तो आप उसको पढ़ो और उसके बाद इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करो। तो ये भी एक प्रेशर था कि ये कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहे थे कॉलोनियल पावर से, तो ये किस में ज्वाइन हो, क्या ये कम्युनिस्ट ब्लॉक में चला जाए हेडेड बाई यूएसए, या कम्युनिस्ट ब्लॉक में चला जाए हेडेड बाई यूएसएसआर या रशिया, या कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला जाए हेडेड बाई यूएसए। ठीक है, सो ये सब हमने पहले पढ़ रखा है, आप पहले का वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्या है। एंड दोज वीडियोज विल सर्टेनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इवन दिस चैप्टर इन ए बेटर वे। उसके बाद है कि मोर ओवर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द टू पावर ब्लॉक मीन्स इन्वॉल्विंग इन कन्फ्लिक्ट विच द साउथ एशियन कुड नॉट अफोर्ड। देखो क्या था ना कि अगर मान लो किसी भी पावर ब्लॉक में चले जाते, चाहे कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट में, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था इनको कि मनी डाइवर्ट करें या उनके कन्फ्लिक्ट में शामिल हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कंट्री हुए थे रिसेंटली और इनके इकोनॉमिक ठीक नहीं था। नेक्स्ट है इवन द एफर्ट्स एट बॉन्डोंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइड मूवमेंट कुड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ साउथ एशियन कंट्री। आपको पता है 1961 में आपको ये नाम हुआ था, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ था, और इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था। लेकिन इन साउथ एशियन कंट्री को लग रहा था कि नाम में ज्वाइन होने के बावजूद भी उनका जो
एस्पिरेशन था उनका, जो जो वो अचीव करना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो दे थॉट ऑफ forming their own association, and that finally came to be known as ASEAN 1967. Next, what do you mean by Asian Way? Asian Way क्या था? Asian had no desire to establish itself as a super नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन. जैसे कि यूरोपियन यूनियन कंट्री स्टेट नेशन स्टेट डेवलप करना चाहता था, उसका अपना मिलिट्री फोर्स था, डिफेंस था, लेकिन ऐसा इस तरह का सोच एशियन का नहीं था. ठीक है, एशियन जो था वो कुछ और उनका ये था. हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मतलब वैसे बातचीत करके नेगोशिएशन करना. नॉन कन्फ्रंटनिस्ट मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. कन्फ्रंटेशन मतलब होता है कि आमना सामना होना एंड वार में इन्वॉल्व होना. सो कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं थे इन लोग. ठीक है, एंड कोऑपरेटिव और आपस में कोऑपरेट करना चाहते थे सो दैट इकोनॉमिकली वो बेटर हो जाए. थर्ड जो है द रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल सोवरेनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एशियन. देखो, एशियन बनने का ये मकसद था कि जो कंट्रीज़ के मेंबर बनते हैं वो कंट्री अपना सोवरेनिटी या इंडिपेंडेंस को किसी न किसी तरह सरेंडर नहीं करेंगे एंड दे विल रिमेन फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री. तो ये भी एक एशियन वे था. ठीक है, सो दस एबव मेंशन. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एशियन विजन 2020. तो एशियन विजन 2020 क्या था? एशियन जो है कुछ सोच रहा था कि बाई 2020 हम क्या अचीव करेंगे या क्या पूरा करने की कोशिश करेंगे. एशियन इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इन इट्स विजन 2020 इट हैज़ डिफाइंड. तो एक जब बना था उसके बाद से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और उसने कुछ सोच रखा था कि बाई 2020 वो क्या अचीव करना चाहते हैं. देखो, एन आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ एशियन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. पहले क्या था कि आपस में ही ट्रेड वगैरह या आपस में ही जो भी डिस्कशन नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी था उससे बाहर निकल के नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड एशियन कंट्रीज. इंटरनेशनल कम्युनिटी से कॉन्टैक्ट और टर्म्स एंड कंडीशंस में काम करना शुरू कर दिया इन्होंने. एंड आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी हैज़ एनकरेज्ड नेगोशिएशन ओवर द कन्फ्लिक्ट इन द रीजन. और इसकी वजह से हैज़ एनकरेज नेगोशिएशन. तो अब इन जो एशियन कंट्री उसके बाहर कंट्री से इनका रिलेशनशिप डेवलप होने लगा. तो वहाँ पे भी इन लोगों ने बाकी कंट्री जो थे जिनके बीच में कोई टेंशन था उसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगे, एनकरेज करने की कोशिश करने लगे, जो अपना डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व करें थ्रू टॉक्स एंड नेगोशिएशन. और तीसरा जो है इसके अंदर एशियन हैज़ मीडिएटेड द एंड ऑफ कम्बोडियन कन्फ्लिक्ट. तो कम्बोडिया में जो प्रॉब्लम था, कम्बोडिया कंट्री एशिया में, तो उस एशिया ने मीडिएट किया था उन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में एंड फाइनली वहाँ पे पीस लेके आया था. इस तैमूर क्राइसिस में भी उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए. सो दिस इज़ कॉल्ड विजन 2020. अपने सोवरेनिटी को मेंटेन करना है. उसके बाद लुक आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, जिसमें कि उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. कम्बोडियन कन्फ्लिक्ट हो गया या ईस्ट तैमूर क्राइसिस हो गया, यहाँ पे उन्होंने इंटरफेयर किया था. व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ एशियन. अब एशियन के 3 पिलर क्या क्या हैं दैट वी आर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ एशियन. सो हम ये क्वेश्चन अब समझने की कोशिश करते हैं. इन 2003 एशियन मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ यूरोपियन यूनियन एग्रीइंग टू एस्टैब्लिश ए कम्युनिटी कंप्राइजिंग ऑफ 3 पिलर्स. तो क्या था कि 2003 में उन्होंने 3 पिलर्स इस्टेब्लिश किए थे. कौन कौन से 3 पिलर्स थे? एक तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और एशियन सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी था. और तीनों का अपना अपना फंक्शन था. और ये जो था, जैसे कि हम देखते हैं आगे, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या था. तो ये जो कम्युनिटी फॉर्म किया गया था एशियन के द्वारा, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट लीड टू आर्म्स कन्फ्लिक्ट. कि जो भी मेंबर कंट्री है उनके बीच में जो भी टेंशन है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, ऐसा ना हो कि वो कन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट हो जाए. तो उसको बातचीत करके किसी भी तरह से रिजॉल्व करना था. वो था इस एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी का. दूसरा था एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. एशियन वाज आल्सो स्टिल रिमेन
प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। अब मैंने बताया था ना कि एशियन जो सेटअप किया गया था उसका मेन मकसद था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज बैकवर्ड कंट्रीज। ठीक है, सो इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन इवन USA, Japan and European Union. So the objective of Asian Economic Community is to create a common market production base within the Asian states and to aid socio and economic development in this region. तो क्या क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि एक तो टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट, ऐसा मार्केट डेवलप करना जिसमें कि जो एशियन कंट्री के बीच में जो मेंबर कंट्री अपना सामान कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। दूसरा जो है कि प्रोडक्शन बेस डेवलप करना जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स टेक प्लेस विद इन द एशियन कंट्री। एंड फाइनली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि एक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इन सारे रीजन का, ये 3 मकसद था। और थर्ड जो है पिलर जो एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, इसका कि कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। जो मेंबर कंट्री आप आपस में कल्चर एक्सचेंज करेंगे जिससे कि इन कंट्रीज के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा एंड देयर बाय दे कैन लिव पीसफुली। सो दैट इज अनदर रीजन, दैट इज अनदर कम्युनिटी दैट दे डेवलप। सो 3 पिलर थे, ठीक है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक तो ये था कि टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द कंट्री, जो मैंने पहले समझाया था। एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सोशल डेवलपमेंट हो उसके बारे में था। थर्ड, इट ऑल्सो वांटेड टू यूज द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजोल्व द इकोनॉमिक डिस्प्यूट। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले से एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म डेवलप कर रखा था कि अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट को हम कैसे सेटल करेंगे, और इस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया इकोनॉमिक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो एशियन हैज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए फ्री ट्रेड एरिया, FTA। ठीक है, FTA मतलब फ्री ट्रेड एरिया होता है। उन्होंने ऐसे एरिया डेवलप किया कंट्रीज में, मेंबर कंट्री में, जहाँ पे कि ईजिली इन्वेस्टमेंट कैन बी डन और लेबर कैन बी मेड टू मूव इन दीज एरियाज और सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड ईजिली। सो ये था इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ maastricht ट्रीटी। ठीक है, maastricht ट्रीटी का क्या ऑब्जेक्टिव ये था, ट्रीटी क्या था, ये 1992 में साइन किया गया था और इस ट्रीटी के बाद ही यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो इस्टेब्लिश हुआ था इस ट्रीटी के बाद, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने ट्रीटी साइन किया एंड देन फाइनली दे established यूरोपियन यूनियन itself. What relationship does India has with ASEAN during कोल्ड वॉर पीरियड? कोल्ड वॉर मतलब आपको पता है, हमने पहले पढ़ रखा है 1945 से लेके 1991 तक था, ये कोल्ड वॉर पीरियड था। इस समय इंडिया का क्या रिलेशनशिप था एशियन कंट्री के साथ? आपको पता है एशियन कंट्री जो था इंडिया यहाँ पे, और इस तरफ जो कंट्री बहुत सारे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब कंट्री को हम एशियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या रिलेशनशिप था? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशियन। देखो पहला पॉइंट क्या बोला कि हमने कोल्ड वॉर के समय इन सारे कंट्रीज के तरफ उतना ज़्यादा अटेंशन पे नहीं किया था, यानी कि हमें उतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं था। बट इन द रिसेंट ईयर, दैट इज आफ्टर 1991, इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक अमेंड, अब अपना जो उसका फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव लाया। इट साइंड FTA, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ 2 एशियन मेंबर, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बीच में इंडिया ने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जहाँ पे कि हम जाके बेच सकते हैं, वो हमारे यहाँ आके सामान, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन आवर कंट्री and there won't be much restriction between the two countries as far as the trade is concerned. और next है, it is also trying to sign FTA with the ASEAN itself. तो हम कोशिश करेंगे जितने भी सारे 10 मेंबर हैं उनके साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, जिससे कि बिना कोई रोक टोक के ट्रेड हो सके। Recently, India has initiated Look East policy, begin reviving its economic relationship with South Asian country. तो पहले आपको मनमोहन सिंह ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू किया था, और उस पॉलिसी में हमने जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है, स्पेशली दोज कंट्री हुआ द मेंबर ऑफ एशियन, उनके साथ वी हैव ट्राई टू डेवलप आवर रिलेशनशिप so that we can
sell our product in those countries and thereby make benefit. Next, ASEAN also take into consideration the importance of India as Asia's third largest economy and its emergence as a regional power. और एशियन कंट्री को भी लग रहा है कि हाँ एशिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया का, और उससे अगर इफ एशियन कंट्री डेवलप relationship with India, then certainly it will have पॉजिटिव इम्पैक्ट इन इकोनॉमिक फील्ड. ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट थे कि हमने क्या रिलेशनशिप डेवलप किया एशियन के साथ. 1991 से पहले उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था क्योंकि इंडिया ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था. बाद में हमने ध्यान देना शुरू कर दिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, स्पेशली सिंगापुर, थाईलैंड जो कि एशियन कंट्री के मेंबर हैं. उसके बाद हमने कोशिश किया कि हम पूरा एशियन कंट्री के साथ 10 कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें. और आपको पता है कि मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू किया था जिसमें कि हमें इन कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना था. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट स्ट्रेटजी वाज फॉलोड बाय चाइना. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है वैसे कि चाइना ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था बाय चाइना बिफोर 1978 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखो 1978 का इंपॉर्टेंस था चाइना के हिस्ट्री में, क्योंकि जैसे इंडिया में 1991 था. 1991 आपको पता है 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन फॉलो किया था और हमने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया था. वो चीज़ चाइना ने 1978 में किया था और उसके बाद से चाइना डेवलप होना शुरू हो गया था. लेकिन हम यहाँ पे 1978 से पहले चाइना का क्या स्ट्रैटेजी था, क्या प्लान था डेवलपमेंट का, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1914, याद रखने एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, एंड अंडर माओ लीडरशिप चाइनीज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल. तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया था, लेकिन माओ के अंडर में चाइना जो था, माओ जोडोंग जो था उसके अंडर में लीडर था, उसके अंडर में चाइना एक सोवियत मॉडल यानी कि रशिया यूएसएसआर का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उसको फॉलो किया था, जहाँ पे कि स्टेट जो था सब कुछ कंट्रोल करता था. इट केप्ट इटसेल्फ अवे फ्रॉम द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. जैसे कि यूएसएसआर भी अपने आप को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से दूर रखा था, उस तरह से चाइना भी अपने आप को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मतलब होता है कि यूएसए हो गया, वेस्ट यूरोपियन कंट्री, इनके बीच इकोनॉमिक टाइज नहीं थे या इवन पॉलिटिकल टाइज भी नहीं थे. So it started its development with its own resources and with the aid that it received from USSR, क्योंकि USSR उस समय डेवलप था और चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री था, यूएस भी कम्युनिस्ट कंट्री था. तो यूएस ने जो भी उसको मदद दिया, फाइनेंशियल हेल्प दिया उसकी वजह से, और जो उनका अपना रिसोर्सेज था उससे उन्होंने डेवलपमेंट करने की कोशिश करी. इट क्रिएटेड ए स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्री सेक्टर. और जब स्टेट के अंडर सब डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट का जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास आ गया, तो उन्होंने बहुत सारे हैवी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैवी इंडस्ट्री थे उन्होंने डेवलप किया अपने यहाँ अंडर द स्टेट कंट्रोल. ठीक है, स्टेट ओन्ड, प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं था. नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी. लेकिन जो वहाँ पे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, जो चाइना जो था अपना वेस्टर्न कंट्री के साथ कोई इतना ट्रेड रिलेशनशिप नहीं था, तो उस वहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होते थे वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा, तो इसकी वजह से वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो था उसका शॉर्टेज होने लगा. चाइना अडॉप्टेड इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी. ठीक है, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन मतलब होता है कि जो हम बाहर से मंगा रहे होते हैं उसको अपने देश में ही प्रोड्यूस करना. सो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी, जैसे इंडिया ने फॉलो किया था, चाइना भी किया था. एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट दे इंपोर्टेड इन देयर ओन कंट्री. तो क्यों, वाई डिड द चाइना फॉलो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी? क्योंकि चाइना के पास था फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, शॉर्टेज था, तो बाहर से सामान मंगाने के लिए पैसा उनके पास फॉरेन नहीं था. सो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स विच दे वर इंपोर्टिंग फॉर अदर कंट्री इन देयर ओन कंट्री ओनली. तो अपने देश में बनाना शुरू कर दिए. ठीक है, तो ये था उसका 1978 से पहले का क्या स्ट्रैटेजी था डेवलपमेंट का. बट इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, जो डेवलपमेंट हमने 78 तक चाइना ने फॉलो किया था, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे इसके और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? चाइना यूज्ड इट्स ओन रिसोर्सेज टू एंड लीड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. चाइना ने अपना रिसोर्सेज की मदद पे ही, अपने रिसोर्सेज के बेस पे ही एक फाउंडेशन सेट किया जिसके ऊपर बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ चाइना में. दूसरा था कि एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल वेलफेयर वाज एश्योर टू ऑल सिटीजनशिप. वहाँ पे राइट टू वर्क था, कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता था. अगर मान लो कोई अनएम्प्लॉयड है तो सरकार उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देता था, यानी कि हर आदमी एम्प्लॉयड है. इट इज़ ड्यूटी
and responsibility of the state to provide employment to each and every individual who want to work, and social welfare like schools and number of other facilities were provided to people of China by the state only at the state expenses. ठीक है, चाइना वॉज हेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेशन में चाइना डेवलप था क्योंकि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड टू द पीपल एंड बेटर हेल्थ था वहाँ पे. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा था चाइना का. द इकोनॉमी वॉज ऑल्सो ग्रोइंग एट ए रेस्पेक्टेबल ऑफ 5 to 6%. अच्छा ग्रोथ रेट माना जाता है 5 to 6% रेट. सो सब कुछ ठीक था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था इसका. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एज द एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज 2 to 3%. देखो वैसे तो 5 to 6% का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा था, बट पॉपुलेशन भी बहुत फास्ट रेट में ग्रो हो रहा है. 2 to 3% बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ये ग्रोथ जो था सफिशिएंट नहीं था. जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का वो सफिशिएंट नहीं था अगर इकोनॉमी का पॉपुलेशन जो है वो 2 to 3% के ग्रोथ रेट है तो उन्हें दिक्कत आना शुरू हो गया. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट सरप्लस इन द इंडस्ट्री. और इतना एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं था कि वो इतना सरप्लस डेवलप करे जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्टेन कर सके, उनको खाना खिला सके. सो बिकॉज ऑफ कंट्रोल इकोनॉमी इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग. आपको पता है कि सब कुछ सरकार गवर्नमेंट कंट्रोल करता था और उतना फ्रीडम था नहीं इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री उतना अच्छा डेवलप नहीं हो रहा था, उतना अच्छा ग्रो नहीं होता इंडस्ट्री में फास्ट इनफ. इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल एंड द पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. तो एक बंदे का इनकम बहुत कम था वहाँ पे, एवरेज इनकम जो बोलते हैं. एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत कम था क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करते थे. एक्सपोर्ट भी उनका जो प्रोडक्ट उतना अच्छा क्वालिटी नहीं था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में बिक सके, तो इसकी वजह से फॉर इंटरनेशनल ट्रेड भी उनका कम ही था. तो ये था 1978 से पहले का चाइना का क्या स्ट्रैटेजी था डेवलपमेंट के लिए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा चाइना पे, और उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों मैंने बता दिया आपको. नेक्स्ट एक्सप्लेन द राइज ऑफ चाइना एज ए मेजर पावर. अब देखो चाइना आज इतना पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो क्या कारण था चाइना को इतना बड़ा पावर बनने में. या हम ये देखते हैं कि व्हाट रिफॉर्म्स चाइना ने क्या क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया 1980 में, स्पेशली 1978 में उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया था अपने यहाँ, और ओपन डोर पॉलिसी शुरू किया था. ओपन डोर पॉलिसी में देखें क्या है, तो क्या रिफॉर्म लाया गया था. देखो इन 1972 चाइना ended its economic and political isolation with the establishment of relationships with USA. देखो 1972 में ही चाइना ने क्या किया था, जो पहले पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म फॉलो करता था, यानी कि किसी भी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और यूएसए के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लिया चाइना ने, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप. ठीक है. अब देखो क्या दूसरा था कि 1973 प्रीमियर जाओ एनलाई प्रपोज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन. ठीक है. वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है चाइना का 73 में 4 मॉडर्नाइजेशन स्टेप उठाया था. क्या था? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, इंडस्ट्री को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, ये 4 चीज़ को डेवलप करना है. और ऑब्वियसली इस 4 चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया और दैट enhance the position of China in the world economy. In 1978, then leader Deng Xiaoping announced the open door policy, that is called, जो इंडिया ने 1991 में अडॉप्ट किया था. पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना. द पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अब्रॉड. तो इस पॉलिसी का मेन मकसद था कि बाहर से टेक्नोलॉजी अपने यहाँ अट्रैक्ट करना है, बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, और जब बाहर का पैसा और बाहर का टेक्नोलॉजी लगेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगा चाइना का. और ये हुआ भी, और वहाँ चाइना का प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ना शुरू हो गया जब बाहर से पैसा लगना शुरू हो गया, तो इस रिफॉर्म के बाद. ठीक है. अब देखो क्या हुआ. चाइना फॉलो इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकोनॉमी, इट्स ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप. अब चाइना का जो अलग तरीका था इकोनॉमी को ओपन अप करना, वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो किया. पहले कुछ चीज़ को हम प्राइवेटाइज करेंगे, देन कुछ और चीज़ को प्राइवेटाइज करेंगे, एंड फाइनली द एंटायर. देखो पहले क्या था, उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया 1982 में. उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया. पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया कि प्राइवेट लोग भी एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर सकते हैं, पहले ऐसा अलाउ नहीं था. बाद में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, और अब इंडस्ट्री भी प्राइवेट लोगों को, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल को, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को दे दिए गए मैनेज करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री.
द ट्रेड बैरियर वाज एलिमिनेटेड, जो पहले जो था ना कि बाहर से कोई सामान भी चाइना में आता था तो उस पर ड्यूटी लगा दिया जाता था, उस पर टैक्सेस लगा दिया जाता था, जिससे कि वो महंगा हो जाए और चाइना में बिके ना या चाइना में लोग ना खरीदें। तो उसको, उस बैरियर को, टैरिफ और कोटा को हटा दिया गया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया चाइना में। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे कि फॉरेन एंटरप्राइज को इनवाइट किया कि वो आके वहाँ पे पैसा लगा सके। दिस इन चाइना states. Thus, in China, state played a central role in setting up a मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या था कि स्टेट ने स्टेप वाइज पहले एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्री को ओपन अप किया, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं उन्होंने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इफेक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो है कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, उनका ग्रोथ जो था ऑलमोस्ट रुक गया था 5 to 6%, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था। तो उस चीज़ उस स्टैग्नेशन से, स्थिरता से वो बाहर निकल गए एंड देन स्टार्टेड ग्रोइंग अप इन ए फास्टर रेट। ठीक है, सो पहला पॉइंट था प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू रिमार्केबल राइज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमी। जब एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज हो गया तो उस समय क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और रूरल इकोनॉमी जो था, यानी कि जो गांव में लोगों के पास पैसा, इनकम इंक्रीज होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने, जब गांव में इनकम इंक्रीज होना शुरू हो गया तो वो लोग सेव करने लगे, और जो सेव मनी था वो इन्वेस्ट होने लगा इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, और इस तरह से वहाँ का जो ग्रोथ रेट था वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट रेट में बढ़ने लगा। द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू फेनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड। अब क्या हुआ कि उन्होंने बताया था ना, टैरिफ कोटा वगैरह हटा दिए थे, बाहर से अब सामान इंडिया चाइना में जाकर बिकना शुरू हो गया था आसानी से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया था। इसकी वजह से चाइना का जो फॉरेन ट्रेड था पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसको बोलते हैं FDI। क्या बोलते हैं? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चाइना एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया जहाँ पे फॉरेन कंट्री इंक्लूडिंग यूएस से स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी। The China has foreign exchange reserve that now allow it to make a big investment in the। अब इसी इकोनॉमी को ओपन अप करने की वजह से चाइना के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया और वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करता है और इस तरह दूसरे कंट्री इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव अबाउट द चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है चाइना 1978 के बाद जो रिफॉर्म उन्होंने अडॉप्ट किया उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गया था। तो इसका क्या बैड इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था इसका? देखो भाई, चाइनीज इकोनॉमी हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली, नॉट एवरी वन इन चाइना हैज़ रिसीव द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म। ऐसा नहीं कि चलो चाइना का इकोनॉमी तो डेवलप होने लगा, लेकिन इसका फ़ायदा सबको नहीं पहुंचा। कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा और कुछ लोगों को इसका बेनिफिट कम पहुंचा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो था हैज रीजन इन चाइना विद द 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। देखो, जब नए नए टेक्नोलॉजी आने लगे तो उस समय लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होने लगे और इससे वहाँ एम्प्लॉयमेंट जो था 100 मिलियन हो गया था। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज यूरोप इन द 18th and 19th सेंचुरी। जो यूरोप में जिस तरह का वेमेन का कंडीशन ऑफ वर्क था बहुत ख़राब था, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत उतना अच्छा नहीं था। वही चीज़ चाइना में हम इस समय देखने को मिला कि कंडीशन इन विच वेमेन वर वर्किंग वाज नॉट सो गुड, मोर ओवर दे वर ऑल्सो नॉट गिवन इक्वल wages than that of the men. So all these differences could be seen in China. और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ चाइना में, वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब होना शुरू हो गया, करप्शन बढ़ना शुरू हो गया, बिसाइड ए राइज इन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन द रूरल एंड अर्बन रेसिडेंट्स एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस। और इससे और एक ये हुआ कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुरू हो गया वहाँ पे, रूरल मतलब होता है कि गांव में लोग ज़्यादा गरीब थे एंड शहरों में ज़्यादा अमीर थे। फिर कोस्टल रीजन और इनलैंड, कोस्टल रीजन के पास जो था, जो शहर होते थे वो ज़्यादा डेवलप थे और जो इंटीरियर में जो शहर होते थे, स्टेट होते थे, वो कम डेवलप थे। ठीक है, तो ये सारे होना शुरू हो गया। अब व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन का क्या ऑब्जेक्टिव है? हमने देखा था ऊपर कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाना जो मेंबर है उनके, और इसके थ्रू सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस। ठीक है, और दूसरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव था रीजनल पीस, आपस में जो कंट्री हैं आपस में पीस स्टैब्लिश करना, और रूल ऑफ लॉ लाना जिसमें कि किसी मतलब कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ, एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसको एक्सेप्ट करना और उसके बेसिस पे
गवर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन रीजन फोरम क्या था? रीजनल फोरम इस्टेब्लिश 1994, ये डेट याद रखना, क्वेश्चन आता है, आया भी है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरीज आउट कोऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन, तो इस एशियन रीजनल फोरम में ना सिक्योरिटी को उन्होंने और फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट, मतलब सिमिलर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है करेंसी क्या था, सॉरी, नेम द 2 स्टेट्स दैट अपोज यूरोपियन करेंसी, यूरो को अपोज किया था, स्वीडन और डेनमार्क ने। लर्न करने क्वेश्चन है। गिव वन सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो एक तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ चाइनीज आर्मी विद इन इंडियन बॉर्डर, आपको पता है कि टाइम टू टाइम चाइना जो है इंडियन बॉर्डर में इंटरफेयर करता है, उनके आर्मी घुसाते हैं, उसकी वजह से जो है ये टेंशन और कन्फ्लिक्ट चाइना इंडिया के बीच में हुआ था, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे 6th इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब सो दैट यू नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो आपको, थैंक यू।